एक साधारण लड़की, एक आम लड़का, दोनों को हुआ प्यार और उन्होंने कर ली शादी। लेकिन अगर वही लड़का निकले आतंकवादी और वो लड़की खुद छुपा रही हो एक खतरनाक सच। आज की कहानी आपके होश उड़ा देगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती थी। कच्चे रास्ते, पुराने पीपल का पेड़ और मंदिर की घंटियों की आवाज, यही इस गांव की पहचान थी। यहाँ लोग एक दूसरे को नाम से नहीं, रिश्तों से जानते थे। कोई चाचा था, कोई ताऊ, कोई भाभी, और इसी गांव में रहती थी एक साधारण लड़की कविता। कविता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन समझदार बहुत थी। घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और अपनी मां के साथ सिलाई का काम करने लगी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे। कविता की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी सादगी और उसकी आंखों में छिपे सपने। उसी गांव से थोड़ा दूर मुस्लिम बस्ती में रहता था आरिफ। वह भी एक आम लड़का ही दिखता था। उसके अब्बू दर्जी थे और वो खुद भी शहर जाकर काम करता था। लोगों को वह बहुत शांत और सीधा लगता था। कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो उसकी बातों में एक अजीब सा भरोसा होता था। गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते थे और ज्यादातर लोग शांति से रहते थे। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ पुराने डर और दूरी अब भी मौजूद थी, जो कभी कभी छोटी छोटी बातों में दिख जाती थी। एक दिन की बात है, सावन का महीना था। गांव के मंदिर में झूले लगे थे और मेले जैसा माहौल था। कविता भी अपनी सहेली रेखा के साथ मंदिर गई थी। वही पहली बार उसकी मुलाकात आरिफ से हुई। आरिफ अपने एक दोस्त के साथ वहां आया था, शायद कुछ सामान देने। जब उसकी नज़र कविता पर पड़ी तो वह कुछ पल के लिए ठहर गया। कविता हंस रही थी, उसकी चूड़ियां छनक रही थीं और उसकी आंखों में एक मासूम चमक थी। आरिफ ने इससे पहले कभी उसे इतने ध्यान से नहीं देखा था। उसी समय अचानक भीड़ में धक्का मुक्की हुई और कविता का पर्स गिर गया। वह घबरा गई। तभी पीछे से एक आवाज आई, आपका पर्स। कविता ने मुड़कर देखा, आरिफ खड़ा था, हाथ में उसका पर्स लिए। धन्यवाद, कविता ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, आरिफ ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जो धीरे धीरे गहराता गया। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी रास्ते में, कभी खेतों के पास, कभी तालाब के किनारे। शुरू में सिर्फ बातें होती थीं, फिर दोस्ती हुई और धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई। कविता को पता था कि ये रास्ता आसान नहीं है। उसका परिवार इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। वहीं आरिफ भी जानता था कि उसके अपने समाज में भी ये बात आसानी से नहीं मानी जाएगी। लेकिन प्यार ने दोनों को हिम्मत दी। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्का लाल हो चुका था, आरिफ ने कविता से कहा, अगर सबके खिलाफ जाना पड़े तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी? कविता कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर तुम सच में साथ दोगे तो मैं कहीं भी चलूंगी। यहीं से दोनों ने फैसला कर लिया, वे शादी करेंगे। कुछ दिनों बाद दोनों ने गांव से दूर एक छोटे से मंदिर में जाकर शादी कर ली। वहां सिर्फ एक पंडित और 2 गवाह थे। कविता ने सिंदूर लगवाया और आरिफ ने उसका हाथ पकड़कर वादा किया, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के बाद दोनों ने शहर जाने का फैसला किया। आरिफ ने कहा कि वो पहले से वहां काम करता है और अब वे वहीं नई जिंदगी शुरू करेंगे। कविता ने अपने परिवार को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ आरिफ के भरोसे। शहर पहुंचकर शुरू के कुछ दिन बहुत अच्छे रहे। छोटा सा कमरा, साधारण जिंदगी, लेकिन प्यार था, सुकून था। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। आरिफ अक्सर देर से घर आने लगा। कभी कभी रात को फोन पर धीरे धीरे बात करता था। जब कविता पूछती किससे बात कर रहे हो, तो वह टाल देता। काम की बात है, तुम्हें समझ नहीं आएगा, वह कहता। कविता को शक होने लगा था, लेकिन वह खुद को समझा लेती, शायद काम का दबाव है। एक रात जब आरिफ सो रहा था, उसका फोन बजा। कविता ने पहली बार उसका फोन उठाया। स्क्रीन पर एक नाम था, हकीम भाई। कॉल कट गई
लेकिन कुछ सेकंड बाद एक मैसेज आया, कल का काम तय है। मंदिर में भीड़ ज्यादा होगी, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कविता के हाथ कांपने लगे। उसने पूरा मैसेज पढ़ा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मंदिर, भीड़, काम, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन सुबह आरिफ बहुत जल्दी उठ गया। उसने जल्दी जल्दी तैयार होकर जाने लगा। कविता ने डरते हुए पूछा, आज कहाँ जा रहे हो? आरिफ ने उसकी तरफ देखा कुछ सेकंड के लिए, फिर बोला, जरूरी काम है। उसकी आंखों में आज कुछ अलग था, एक अजीब सी ठंडक। कविता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पूरे दिन बेचैन रही। आखिर उसने फैसला किया, वह आरिफ का पीछा करेगी। दोपहर के करीब वह चुपचाप उसके पीछे निकल गई। आरिफ शहर के उस हिस्से में गया जहां एक बड़ा मंदिर था, शिवधाम मंदिर। आज वहां खास पूजा थी, इसलिए बहुत भीड़ थी। कविता दूर खड़ी सब देख रही थी। तभी उसने देखा, आरिफ कुछ लोगों से मिला जिनके चेहरे ढके हुए थे। वे उसे कुछ दे रहे थे, एक बैग। कविता का दिल बैठ गया। उसी समय अचानक धमाका हुआ। पूरा इलाका हिल गया। लोग चीखने लगे। धुआं चारों तरफ फैल गया। मंदिर के बाहर भगदड़ मच गई। कविता वहीं खड़ी रह गई, उसके कान सुन्न हो चुके थे। उसकी नज़र सिर्फ एक चीज पर थी, आरिफ, जो उस धमाके के बाद भी खड़ा था और धीरे धीरे भीड़ में गायब हो रहा था। कविता के आंसू निकल पड़े। ये क्या था? आरिफ, तुमने क्या किया? उसे अब सब समझ आने लगा था। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, जिसके लिए उसने अपना घर छोड़ा, वही आज एक ऐसा सच बनकर सामने आया था जिसे वह कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सच्चाई अभी बाकी थी। उस रात जब कविता घर लौटी, दरवाजा खुला था। कमरे के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था और दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम भी इस खेल का हिस्सा हो। कविता की सांसें रुक गईं। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है और तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें सच जानना ही था ना? कविता धीरे धीरे मुड़ी और जो उसने देखा उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। कविता धीरे धीरे मुड़ी, उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे खुद अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी, दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। उसके सामने जो खड़ा था, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आरिफ नहीं था, वो एक अजनबी आदमी था। उम्र करीब 40 के आसपास, दाढ़ी हल्की सफ़ेद, आंखों में अजीब सी चमक और हाथ में एक छोटा सा चाकू। उसके कपड़ों पर धूल थी, जैसे कहीं से भागकर आया हो। कौन हो तुम? कविता की आवाज़ कांप रही थी। वो आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया, तुम्हें सच जानना था, अब जानोगी भी। कविता एक कदम पीछे हटी। आरिफ कहाँ है? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा आरिफ अब तुम्हारा नहीं रहा। ये सुनते ही कविता का दिल जैसे टूट गया। मतलब ये कि वो अब सिर्फ हमारा है और तुम भी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कविता की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर एक सवाल जल रहा था, ये सब क्यों? मंदिर में धमाका, ये सब क्या है? वो आदमी धीरे धीरे उसके करीब आया, फिर बोला, ये एक खेल है, बहुत बड़ा खेल, और तुम्हारा आरिफ इस खेल का हिस्सा बहुत पहले से था। कविता ने सिर हिलाया, नहीं, ये झूठ है, वो ऐसा नहीं कर सकता, हर कोई यही सोचता है। आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन सच्चाई हमेशा अलग होती है। उसने अपनी जेब से एक फ़ोन निकाला और कविता के सामने एक वीडियो चलाया। वीडियो में आरिफ था, वो कुछ लोगों के साथ बैठा था और कह रहा था, अगला निशाना तय है। भीड़ ज्यादा होगी, असर भी बड़ा होगा। कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल चिल्ला रहा था, ये मेरा आरिफ नहीं हो सकता, लेकिन आंखें सच देख रही थीं। अब समझी, आदमी बोला। कविता जमीन पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तुम लोग क्या चाहते हो? उसने रोते हुए पूछा। बस इतना कि तुम चुप रहो और जो हम कहें वो करो। और अगर मैं मना कर दूं? आदमी की मुस्कान गायब हो गई। उसने चाकू को थोड़ा ऊपर उठाया, तो तुम्हारा हाल भी वही होगा,
जो उन लोगों का हुआ जो मंदिर में थे। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। कविता अब समझ चुकी थी कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां से निकलना आसान नहीं। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक आग जल रही थी, सच जानने की आग। आरिफ कहाँ है? उसने फिर पूछा। इस बार आदमी थोड़ा रुका, फिर बोला, जिंदा है, लेकिन कब तक, ये तुम पर निर्भर करता है। कविता ने उसकी तरफ देखा। मतलब ये कि अगर तुमने हमारा साथ दिया तो शायद वो जिंदा रहेगा। कविता के सामने अब एक ही रास्ता था, झुकना या सब कुछ खो देना। लेकिन उसने जो अगला सवाल पूछा वो उस आदमी को भी चौंका गया। अगर मैं तुम्हारा साथ दूं तो क्या तुम मुझे सच्चाई बताओगे? आदमी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर हंसा। तुम जितनी दिखती हो उससे ज्यादा समझदार हो। उसने चाकू नीचे कर लिया। ठीक है, सच्चाई जाननी है ना? तो सुनो। कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। सिर्फ खिड़की से आती चांदनी रह गई। आदमी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। आरिफ कोई साधारण लड़का नहीं है, वो हमारे ग्रुप का हिस्सा है। पिछले 3 साल से उसे गांव भेजा गया था एक मिशन के लिए। कविता की सांसें रुक गईं। मिशन? हाँ, लोगों का भरोसा जीतना, उनके बीच घुलना और सही समय पर वार करना। तो क्या वो मुझसे भी? कविता का सवाल अधूरा रह गया। आदमी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे साथ उसका रिश्ता भी उसी मिशन का हिस्सा था। कविता के अंदर कुछ टूट गया। उसके लिए अब सब कुछ खत्म हो चुका था। जिस प्यार को उसने अपनी जिंदगी समझा वो सिर्फ एक धोखा था। लेकिन तभी दरवाजे पर अचानक जोर से दस्तक हुई। खोलो, पुलिस। कमरे में खलबली मच गई। आदमी ने तुरंत खिड़की की तरफ देखा। लगता है तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। कविता कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो आदमी खिड़की से कूदकर भाग गया। दरवाजा जोर से टूटा। पुलिस अंदर घुसी। तुम कविता हो? एक इंस्पेक्टर ने पूछा। कविता ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। क्यों? क्योंकि तुम एक आतंकवादी की पत्नी हो। ये सुनते ही कविता के पैरों से ताकत खत्म हो गई। उसे हथकड़ी लगाई गई और बाहर ले जाया गया। पूरा मोहल्ला देख रहा था। लोग फुसफुसा रहे थे, देखो, यही है वो लड़की। कविता की आंखें खाली हो चुकी थीं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली ट्विस्ट अभी बाकी था। पुलिस जीप में बैठते ही इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, अगर तुम सच में बचना चाहती हो तो हमारे लिए काम करना होगा। कविता ने उसकी तरफ देखा। मतलब ये कि तुम हमें आरिफ तक पहुंचाओगी? कविता का दिल फिर से धड़कने लगा। और अगर मैंने मना कर दिया? इंस्पेक्टर मुस्कुराया, तो तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। जीप आगे बढ़ने लगी और कविता की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस पुलिस पर वो भरोसा करने जा रही है वो भी पूरी तरह साफ नहीं है। पुलिस जीप अंधेरे रास्ते पर तेजी से दौड़ रही थी। बाहर रात गहरी हो चुकी थी, सड़कें सुनसान थीं और सिर्फ जीप की हेडलाइट्स ही रास्ता दिखा रही थीं। कविता पीछे की सीट पर बैठी थी, उसके हाथों में हथकड़ी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा भारी उसके दिल पर बोझ था। उसकी आंखें सूखी थीं, आंसू शायद अब खत्म हो चुके थे। लेकिन दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, सच आखिर है क्या? इंस्पेक्टर राजीव सामने बैठा था। उसकी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, तुम्हें समझना होगा कविता, ये खेल बहुत बड़ा है। कविता ने धीमी आवाज में पूछा, आप लोग सच में मेरी मदद करना चाहते हैं या मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं? जीप अचानक हल्का सा झटका खाकर रुकी। राजीव ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, आधा सच आधा झूठ। दोनों, उसने साफ कहा। कविता चौंक गई। हम तुम्हारी मदद करेंगे अगर तुम हमारी मदद करोगी, राजीव बोला। और अगर मैं ना कह दूं? राजीव मुस्कुराया, तो तुम हमेशा के लिए इस केस में फंस जाओगी। मीडिया तुम्हें आतंकवादी की पत्नी कहेगा और तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। कविता ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, मुझे क्या करना होगा? राजीव ने गहरी सांस ली, तुम्हें आरिफ तक पहुंचना होगा।
वो अभी भी तुम्हारे संपर्क में आने की कोशिश करेगा, और जब वो आए तुम हमें खबर दोगी। लेकिन अगर वो मुझे मार दे, राजीव ने ठंडी आवाज में कहा, तो हम उसे पकड़ लेंगे। कविता समझ गई, उसकी जान अब एक सौदे का हिस्सा बन चुकी थी। जीप फिर से चल पड़ी। करीब आधे घंटे बाद वो एक पुराने सुनसान से बंगले के सामने रुकी। चारों तरफ झाड़ियां थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और जगह पूरी तरह वीरान लग रही थी। ये कहाँ हैं हम? कविता ने पूछा। सेफ हाउस, राजीव ने कहा। उसे अंदर ले जाया गया। कमरे में हल्की रोशनी थी, एक टेबल, कुछ कुर्सियां और दीवार पर नक्शे लगे हुए थे। वहीं पर एक और आदमी बैठा था, सादा कपड़ों में, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज थीं। ये हैं डीएसपी विक्रम, राजीव ने कहा। विक्रम ने कविता को ऊपर से नीचे तक देखा, तो ये है वो लड़की। कविता को उसका अंदाज पसंद नहीं आया। तुम्हें पता है तुम किस चक्कर में फंसी हो? विक्रम ने पूछा। कविता ने चुपचाप सिर हिला दिया। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता, विक्रम बोला, तुम सिर्फ एक मोहरा हो। तो सच क्या है? कविता ने पहली बार थोड़ा जोर से पूछा। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम उठकर उसके पास आया। उसने टेबल से एक फाइल उठाई और उसके सामने रख दी। ये देखो, कविता ने फाइल खोली। उसमें कई फोटो थीं, कुछ जगहों के, कुछ लोगों के और कुछ में आरिफ भी था। लेकिन एक फोटो देखकर उसका दिल रुक गया। उस फोटो में आरिफ पुलिस यूनिफॉर्म में था। कविता की आंखें फैल गईं। ये क्या है? राजीव ने धीरे से कहा, यही असली कहानी है। आरिफ सिर्फ आतंकवादी नहीं है, विक्रम बोला, वो हमारा आदमी भी था। क्या मतलब? मतलब ये कि वो एक अंडरकवर एजेंट था, जिसे इस नेटवर्क के अंदर भेजा गया था। कविता का दिमाग सुन्न हो गया। तो वो बुरा नहीं है? विक्रम ने गहरी नजरों से उसे देखा। यही तो हमें भी समझ नहीं आ रहा। कमरे में तनाव बढ़ गया। राजीव बोला, शुरू में वो हमारे लिए काम कर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसने संपर्क तोड़ दिया। और फिर अचानक ये धमाका हुआ। तो अब? कविता ने पूछा। अब हमें नहीं पता, वो अभी भी हमारे लिए काम कर रहा है या पूरी तरह उनके साथ चला गया है, विक्रम ने कहा। कविता की सांसें तेज हो गईं। उसके सामने अब दो सच थे, एक जो उस आदमी ने बताया था और दूसरा जो पुलिस बता रही थी। लेकिन असली सच कौन सा था? तभी अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। अंधेरा, सिर्फ बाहर से आती हवा की आवाज। क्या हुआ? कविता ने घबराकर पूछा। राजीव ने तुरंत टॉर्च निकाली। जनरेटर चेक करो। एक कांस्टेबल बाहर भागा, लेकिन तभी अंधेरे में एक आवाज गूंजी, इतनी जल्दी सच जान जाओगी, ये सोचा नहीं था। कविता का दिल रुक गया। ये आवाज आरिफ की थी। आरिफ, उसके होंठों से निकला। टॉर्च की रोशनी इधर उधर घूमी और फिर एक कोने पर जाकर रुकी। वहां आरिफ खड़ा था, काले कपड़ों में, चेहरे पर हल्की मुस्कान और हाथ में बंदूक। सबको नमस्ते, उसने धीरे से कहा। कमरे में अफरा तफरी मच गई। हथियार नीचे रखो, विक्रम चिल्लाया। लेकिन आरिफ हंस पड़ा। आप लोग अभी भी वही गलती कर रहे हैं। उसने सीधे कविता की तरफ देखा। तुम भी? कविता की आंखों में आंसू आ गए। सच क्या है आरिफ? तुम कौन हो? आरिफ कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, मैं वो हूँ जो तुम समझ भी नहीं सकती। उसने बंदूक नीचे कर दी। हाँ, मैं उनके साथ भी हूँ और इनके साथ भी था। तो असली तुम कौन हो? कविता ने चिल्लाकर पूछा। आरिफ की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। मैं सिर्फ अपने लिए हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने दोनों तरफ खेला है और अब खेल मेरे हाथ में है, विक्रम ने गुस्से में कहा। तुम देशद्रोही हो। आरिफ हंसा। देश, धर्म, ये सब सिर्फ शब्द हैं। असली चीज है ताकत। कविता का दिल टूट चुका था। तो हमारा प्यार? उसने धीमी आवाज में पूछा। आरिफ ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में थोड़ी नरमी आई। लेकिन अगले ही पल वो फिर से ठंडा हो गया। वो भी इस खेल का हिस्सा था। कविता के आंसू बहने लगे। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक गोली चली। धाएं। सब कुछ सेकंड के लिए रुक गया।
कविता ने देखा आरिफ के कंधे से खून निकल रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, गोली डीएसपी विक्रम ने चलाई थी। खत्म हो गया खेल, विक्रम चिल्लाया, लेकिन आरिफ गिरा नहीं। वो मुस्कुराया, अब असली खेल शुरू हुआ है। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और बटन दबा दिया। अगले ही पल बंगले के बाहर जोरदार धमाका हुआ। पूरी इमारत हिल गई, धुआं अंदर भरने लगा, लोग भागने लगे, अराजकता फैल गई। उस अफरा तफरी में आरिफ गायब हो गया। कविता वहीं खड़ी रह गई, उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। लेकिन उसके दिमाग में अब एक बात साफ थी, आरिफ सिर्फ एक इंसान नहीं, एक पहेली है। और उस पहेली को सुलझाना अब उसकी मजबूरी बन चुका था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस खेल में अब एक तीसरा खिलाड़ी भी है, जो सबको चला रहा है। और उसका नाम अभी तक किसी को नहीं पता। बंगले में हुए धमाके के बाद सब कुछ बदल चुका था। पुलिस टीम बिखर गई थी, कई लोग घायल थे, और जो सबसे खतरनाक था वो ये कि अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं था। धुएं और चीखों के बीच जो खेल शुरू हुआ था, अब वो और गहरा हो चुका था। सुबह का वक्त था। कविता एक छोटे से कमरे में बैठी थी। उसके हाथों से हथकड़ी हट चुकी थी, लेकिन उसकी हालत अब भी कैदी जैसी थी। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा सूखा और मन में हजारों सवाल। दरवाजा खुला, अंदर इंस्पेक्टर राजीव आया, लेकिन आज उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। कैसी हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। कविता ने उसकी तरफ देखा। आप सच में मेरी मदद कर रहे हैं या मुझे जिंदा रखकर इस्तेमाल? राजीव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अब ये फर्क करना मुश्किल है। कविता खड़ी हो गई, मुझे अब सब सच जानना है। कोई आधा सच नहीं, कोई झूठ नहीं। राजीव ने गहरी सांस ली, तो तैयार रहो, क्योंकि जो तुम सुनोगी वो तुम्हें अंदर से तोड़ देगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। डीएसपी विक्रम, राजीव बोला, जिसे तुम अब तक हीरो समझ रही थी, वो इस पूरे खेल का हिस्सा है। कविता का दिल जैसे रुक गया। क्या? हाँ, राजीव बोला, वो इस नेटवर्क के साथ मिला हुआ है। वो दोनों तरफ खेल रहा है और शायद वही तीसरा मास्टरमाइंड है। कविता को अब समझ आने लगा था, ये खेल सिर्फ आरिफ तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं बड़ा है। और आरिफ? उसने पूछा। राजीव की आंखें गंभीर हो गईं, वो अब किसी के कंट्रोल में नहीं है। वो अकेले खेल रहा है। मतलब ये कि अब वो हम सब के लिए खतरा है, और तुम्हारे लिए भी। कविता ने सिर पकड़ लिया। जिस इंसान को वो कभी अपना सब कुछ मानती थी, अब वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन चुका था। तभी कमरे में रखे टीवी पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ चली। कल रात हुए धमाके के बाद अब एक और बड़ी खबर, शहर के बाहर एक पुराने गोदाम में संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। स्क्रीन पर कुछ धुंधली तस्वीरें आईं। कविता ने ध्यान से देखा और उसकी आंखें फैल गईं। ये तो आरिफ है। राजीव तुरंत टीवी के पास गया। लोकेशन ट्रेस करो। कुछ ही मिनटों में पूरी टीम एक्टिव हो गई। आज ही रेड करेंगे, राजीव बोला। कविता ने उसकी तरफ देखा। मैं भी चलूंगी। नहीं, राजीव ने सख्ती से कहा। मुझे जाना ही होगा, कविता बोली। अगर वो सच में वहां है तो वो सिर्फ मुझसे ही मिलेगा। राजीव कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन एक गलती और सब खत्म। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां उस पुराने गोदाम की तरफ बढ़ रही थीं। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ जंगल जैसा इलाका। कविता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक चेहरा था, आरिफ। कुछ देर बाद गाड़ियां रुकीं। सब सावधान, राजीव ने आदेश दिया। टीम धीरे धीरे गोदाम के अंदर घुसी। अंदर अंधेरा था और सन्नाटा। हर कदम पर डर था। कविता भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। तभी एक आवाज आई, मैं जानता था तुम आओगी। सब रुक गए। वो आवाज फिर वही थी, आरिफ। अंधेरे में से वो धीरे धीरे सामने आया। इस बार उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में कुछ अलग। हथियार नीचे रखो, राजीव चिल्लाया, लेकिन आरिफ ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी नज़र सिर्फ कविता पर थी। तुम आ ही गई, उसने धीमी आवाज में कहा।
कविता की आंखें भर आई। तुम कौन हो आरिफ? सच में कौन हो? आरिफ कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं कहूँ कि जो तुम सोच रही हो वो सब गलत है तो सच क्या है? कविता ने पूछा। आरिफ ने गहरी सांस ली। सच ये है कि मैं इस पूरे खेल का हिस्सा नहीं बल्कि शिकार हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या मतलब? राजीव चिल्लाया। आरिफ ने उसकी तरफ देखा। मतलब ये कि जो तुम लोग सोच रहे हो वो सिर्फ आधी कहानी है। तभी अचानक पीछे से ताली की आवाज आई। वाह, क्या ड्रामा चल रहा है। सबने पीछे मुड़कर देखा। वहां डीएसपी विक्रम खड़ा था, लेकिन इस बार उसके साथ कई हथियारबंद लोग थे। राजीव के चेहरे का रंग उड़ गया। विक्रम, तुम? विक्रम मुस्कुराया। अब सच देखने का वक्त आ गया है। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ, मैं ही हूँ इस खेल का असली खिलाड़ी। कविता का दिल बैठ गया। तुमने सबको इस्तेमाल किया, विक्रम बोला, पुलिस को, आरिफ को और अब तुम्हें भी। लेकिन क्यों? कविता चिल्लाई। विक्रम की आंखों में पागलपन था। ताकत, पैसा और डर, ये तीन चीजें दुनिया चलाती हैं। उसने अपनी बंदूक उठाई और सीधे आरिफ की तरफ तान दी। और तुम अब मेरे किसी काम के नहीं हो। धाएं। गोली चली, लेकिन गोली आरिफ को नहीं लगी, क्योंकि कविता उसके सामने आ गई। गोली उसके कंधे को छूते हुए निकल गई। वो जमीन पर गिर गई। कविता! आरिफ चिल्लाया। उस पल पहली बार आरिफ के चेहरे पर असली डर था। उसने तुरंत उसे उठाया। तुम पागल हो गई हो क्या? कविता दर्द में भी मुस्कुराई। अब भी झूठ बोलोगे? आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। विक्रम हंसा। वाह, प्यार अभी भी जिंदा है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी हंसी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, क्योंकि राजीव धीरे धीरे उसके पीछे पहुंच चुका था और उसके हाथ में बंदूक थी। अब खेल खत्म, राजीव ने कहा। विक्रम पलटा और दोनों की आंखें मिली। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर धाएं। एक और गोली चली, लेकिन इस बार किसने किसे मारा ये कोई नहीं देख पाया। कमरा धुएं से भर गया। कविता की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसकी आखिरी नज़र आरिफ पर थी और उसके होठों पर एक ही सवाल था, सच क्या है? अंधेरा, पूरी तरह अंधेरा, और कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अंधेरा, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। गोदाम के अंदर धुआं भर चुका था। बारूद की गंध, टूटती लकड़ियों की आवाज और दूर कहीं गिरती लोहे की चादरों की खड़खड़ाहट, सब कुछ मिलकर एक डरावना सन्नाटा बना रहे थे। कुछ सेकंड पहले जो जगह गोलियों और चीखों से गूंज रही थी, अब वहां मौत जैसा सन्नाटा था। कविता जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें आधी खुली थीं, सांसें धीमी हो रही थीं और कंधे से लगातार खून बह रहा था। उसकी धुंधली नज़र के सामने बस एक चेहरा था, आरिफ। कविता, आंखें खोलो। आरिफ उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो आरिफ जो हर वक्त ठंडा रहता था, आज टूट चुका था। कुछ नहीं होगा तुम्हें, सुन रही हो ना? उसने घबराकर कहा। कविता ने मुश्किल से आंखें खोली। तुम सच बोल रहे हो ना? आरिफ के होंठ कांप गए। वो कुछ बोल नहीं पाया। तभी पीछे से किसी के गिरने की आवाज आई। धप। आरिफ ने मुड़कर देखा। जमीन पर डीएसपी विक्रम पड़ा था। उसके सीने से खून बह रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब कोई हरकत नहीं थी। विक्रम मर चुका था, लेकिन इंस्पेक्टर राजीव कहाँ था? आरिफ की नज़र इधर उधर दौड़ी और फिर उसने देखा, गोदाम के दूसरे कोने में राजीव दीवार के सहारे बैठा था। उसके हाथ में अब भी बंदूक थी, लेकिन उसके पेट से खून बह रहा था। वो जिंदा था, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। आरिफ कुछ पल के लिए रुका। उसके सामने दो रास्ते थे। एक तरफ कविता, जिसकी सांसें टूट रही थी, दूसरी तरफ राजीव, जो शायद सच बता सकता था, लेकिन उसने बिना सोचे कविता को उठाया। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, उसने धीरे से कहा। वो उसे लेकर गोदाम से बाहर भागा। बाहर रात अब भी गहरी थी। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी निकाली और कविता को पीछे सीट पर लिटाया। इंजन स्टार्ट हुआ और गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी।
बस थोड़ा और बस थोड़ा, वो बार बार खुद से बोल रहा था। कविता की सांसें टूट रही थीं। आरिफ, उसने धीमी आवाज में कहा। हाँ, मैं हूँ, उसने तुरंत जवाब दिया। अगर मैं बच गई तो सच बताओगे? आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। सब बताऊंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा, कविता हल्का सा मुस्कुराई और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। कविता, कविता। गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकी। आरिफ उसे गोद में उठाकर अंदर भागा। डॉक्टर, जल्दी, गोली लगी है। डॉक्टरों ने तुरंत उसे अंदर ले लिया। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद हो गया और आरिफ वहीं बाहर बैठ गया। उसके हाथ खून से सने हुए थे। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। पहली बार वो पूरी तरह अकेला था। समय जैसे रुक गया था। हर सेकंड भारी लग रहा था। करीब 1 घंटे बाद दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आया। हमने गोली निकाल दी है, लेकिन हालत अभी भी गंभीर है। आरिफ ने गहरी सांस ली। वो बच जाएगी? उसने पूछा। डॉक्टर ने सीधे जवाब नहीं दिया। अगले 24 घंटे बहुत जरूरी हैं। आरिफ की उम्मीद और डर दोनों साथ साथ चल रहे थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी है। उसी समय हॉस्पिटल के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 2 आदमी उतरे, चेहरे पर मास्क, हाथ में बैग। उन्होंने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे अंदर बढ़ गए। उधर गोदाम में राजीव अब भी जिंदा था। उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक जिद थी। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो, उधर से आवाज आई। राजीव ने मुश्किल से कहा, प्लान फेल हो गया, विक्रम, खत्म। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उधर से आवाज आई। कोई बात नहीं, असली खेल अब शुरू होगा। राजीव की आंखें फैल गईं। मतलब तुम? लेकिन उससे पहले ही फोन कट गया। राजीव के हाथ से फोन गिर गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसी के साथ एक और सच दफन हो गया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुक रही, क्योंकि असली खिलाड़ी अब सामने आने वाला था। हॉस्पिटल के अंदर वो 2 नकाबपोश आदमी धीरे धीरे आईसीयू की तरफ बढ़ रहे थे। उनके कदम बहुत शांत थे, जैसे उन्हें कोई जल्दी नहीं। उनमें से एक ने धीरे से कहा, लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए। दूसरे ने जवाब दिया, और लड़का? वो बाद में। उधर आरिफ को अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई खतरा पास आ रहा हो। वो तुरंत खड़ा हुआ और आईसीयू की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से हल्की सी आवाज आई, क्लिक, जैसे किसी ने बंदूक लोड की हो। आरिफ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और जो उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। आईसीयू के अंदर कविता बेहोश पड़ी थी और उसके सिर पर बंदूक तानी हुई थी। वो दोनों नकाबपोश आदमी अब उसके सामने थे। रुक जाओ, उनमें से एक बोला। आरिफ वहीं रुक गया। एक कदम और ये खत्म। आरिफ की मुट्ठियां भींच गईं। तुम लोग कौन हो? उसने गुस्से में पूछा। वो आदमी धीरे धीरे हंसा। हम वो हैं जिनके बारे में तुम अभी तक सोच भी नहीं पाए, दूसरे ने कहा। और ये लड़की अब हमारे रास्ते की आखिरी दीवार है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरिफ की आंखों में अब गुस्सा था, डर नहीं। लेकिन वो जानता था, एक गलत कदम और सब खत्म। तभी उनमें से एक ने अपना मास्क हटाया और जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, आरिफ की आंखें फैल गईं। तुम? उसके चेहरे पर यकीन नहीं था, क्योंकि वो कोई दुश्मन नहीं, बल्कि कोई ऐसा था जिस पर उसने कभी शक ही नहीं किया। और उसी पल कहानी ने एक और खतरनाक मोड़ ले लिया। आईसीयू के अंदर घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। मशीनों की बीप, ठंडी हवा, और उस सब के बीच खड़ा था आरिफ। सामने बंदूक, पीछे उसकी पूरी दुनिया। नकाब हट चुका था और जो चेहरा सामने आया, उसे देखकर आरिफ की सांसें थम गईं। डॉक्टर सौरभ। उसकी आवाज़ खुद उसे अजनबी लगी। हाँ, वही सौरभ, वही डॉक्टर जिसने अभी कुछ देर पहले कविता का ऑपरेशन किया था। वही जिसने कहा था अगले 24 घंटे बहुत जरूरी हैं, और अब वही कविता के सिर पर बंदूक ताने खड़ा था। आरिफ के दिमाग में जैसे धमाका हो गया।
तुम ये क्या कर रहे हो? उसने हकलाते हुए पूछा। सौरभ हल्का सा मुस्कुराया। वही जो हमेशा से करता आया हूँ, खेल। दूसरा नकाबपोश अब भी चुप था, लेकिन उसकी बंदूक सीधी आरिफ पर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, आरिफ ने कहा। तुम डॉक्टर हो, लोगों की जान बचाते हो। सौरभ हंसा। जान बचाता हूँ या लेता हूँ, ये सिर्फ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम्हें लगता है ये सब बस यूं ही हो रहा है? सौरभ आगे बढ़ा। मंदिर का धमाका, विक्रम की मौत, पुलिस का खेल, ये सब एक ही प्लान का हिस्सा है। आरिफ की आंखें सिकुड़ गईं। तो असली मास्टरमाइंड तुम हो? सौरभ ने सिर थोड़ा झुकाया। आखिर समझ ही गए। आरिफ के अंदर गुस्सा उबल पड़ा। क्यों? उसने दहाड़ते हुए पूछा। सौरभ की आंखें ठंडी हो गईं। क्योंकि इस सिस्टम ने मुझे ये सिखाया है कि डर ही असली ताकत है। उसने कविता की तरफ इशारा किया, और ये लड़की अब उस डर की सबसे बड़ी गवाह है। आरिफ एक कदम आगे बढ़ा। उसे छोड़ दो, रुक जाओ। दूसरे आदमी ने बंदूक और कसकर पकड़ ली। तुम्हें पता है तुमसे सबसे बड़ी गलती क्या हुई? सौरभ ने पूछा। आरिफ चुप रहा। तुमने दिल लगा लिया, सौरभ बोला, और इस खेल में दिल रखने वालों की जगह कब्र में होती है। ये सुनकर आरिफ की मुट्ठियां कस गईं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि एक गलत कदम और कविता खत्म। तभी अचानक आईसीयू की मशीन की बीप तेज हो गई। बीप बीप बीप। सबकी नजरें कविता पर गईं। उसकी उंगलियां हल्की हल्की हिल रही थीं। वो होश में आ रही है, दूसरे आदमी ने कहा। सौरभ मुस्कुराया, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। उसने बंदूक और कसकर पकड़ी। लेकिन उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कविता ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। उसकी नज़र सीधी सौरभ पर गई, और अगले ही सेकंड उसने अपने हाथ से सौरभ की कलाई पकड़ ली। अब खेल खत्म, उसने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा। सब चौंक गए। क्या सौरभ कुछ समझ पाता? उससे पहले कविता ने अचानक अपना दूसरा हाथ उठाया और सौरभ के हाथ से बंदूक छीन ली। धाएं, गोली चली, लेकिन इस बार गोली सौरभ को नहीं लगी, बल्कि दूसरे नकाबपोश आदमी के सीने में जा लगी। वो वहीं गिर पड़ा। कमरे में अफरा तफरी मच गई। तुम? सौरभ पीछे हटा। कविता धीरे धीरे उठ बैठी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि कुछ और था, कुछ खतरनाक। आरिफ उसे देखता रह गया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। कविता ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी नजरें पहले जैसी नहीं थीं। मैं अब ठीक हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। तुम सोचते थे मैं सिर्फ एक आम लड़की हूँ। वो धीरे धीरे खड़ी हुई। सौरभ अब पहली बार घबराया। तुम आखिर हो कौन? कविता मुस्कुराई, और फिर उसने जो कहा उसने पूरे खेल को उलट दिया। मैं इस कहानी की शुरुआत नहीं, बल्कि अंत हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरिफ के चेहरे पर हैरानी साफ थी। कविता, ये क्या बोल रही हो? कविता उसकी तरफ बढ़ी। जो तुम नहीं समझ पाए वो ये है कि मैं इस खेल में नई नहीं हूँ। उसने सौरभ की तरफ बंदूक तानी। बल्कि मैं तुम्हारे खेल से बहुत पहले जुड़ी हुई हूँ। सौरभ के माथे पर पसीना आ गया। नहीं, ये मुमकिन नहीं। कविता हंसी। तुमने मुझे मोहरा समझा, लेकिन असली खिलाड़ी कौन है ये तुम भूल गए। आरिफ अब पूरी तरह हिल चुका था। तो हमारा प्यार। कविता कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोली, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये सुनते ही आरिफ के अंदर कुछ टूट गया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन अभी सच खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कविता ने बंदूक नीचे की और धीरे से कहा, लेकिन मैं अब भी तुमसे झूठ नहीं बोल रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं सच में तुमसे प्यार करती थी। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। प्यार, धोखा, सच, झूठ, सब कुछ एक साथ मिल चुका था। लेकिन तभी अचानक आईसीयू के बाहर से आवाज आई, पूरी बिल्डिंग घेर ली गई है, कोई बाहर नहीं जाएगा। पुलिस। आरिफ, कविता और सौरभ तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। अब खेल और भी बड़ा हो चुका था, और अब किस पर भरोसा किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल था।
लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि कविता ने धीरे से आरिफ के कान में कहा, ये पुलिस हमारी नहीं है। आरिफ की आंखें फैल गईं। मतलब? कविता ने धीमी आवाज में कहा, असली दुश्मन अभी भी बाहर है। और उसी पल आईसीयू का दरवाजा जोर से टूटा और अंदर घुसे काले कपड़ों में कुछ लोग, जिनके हाथों में बंदूक थी और आंखों में सिर्फ एक इरादा, सब खत्म करना। आईसीयू का दरवाजा जैसे ही टूटा, पूरा कमरा गोलियों की आवाज से गूंज उठा। धाएं, धाएं, धाएं। काले कपड़ों में घुसे लोगों ने बिना एक सेकंड गनवाए फायरिंग शुरू कर दी। मशीनों के शीशे टूटने लगे, दीवारों पर गोलियों के निशान पड़ने लगे और हवा बारूद से भर गई। नीचे झुको। आरिफ ने तुरंत कविता को पकड़कर बेड के पीछे गिरा दिया। सौरभ भी एक कोने में छिप गया, लेकिन उसके चेहरे पर अब पहली बार डर साफ दिख रहा था। ये हमला उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। ये लोग कौन हैं? उसने घबराकर पूछा। कविता ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। जिन्हें तुम भगवान समझते थे, वो सिर्फ उनके नौकर थे। आरिफ ने उसकी तरफ देखा। किसके? कविता ने धीरे से कहा, अल हिज़्र नेटवर्क। कमरे में एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर फायरिंग और तेज हो गई। ये वही लोग हैं? आरिफ ने पूछा। कविता ने सिर हिलाया। हाँ, असली संगठन जो सालों से इस देश में डर फैलाता आया है, बिना सामने आए। सौरभ चौंक गया। नहीं, ये मुमकिन नहीं। तुम सिर्फ उनका मोहरा थे। कविता ने उसकी बात काट दी। सौरभ का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने सोचा तुम सब कुछ कंट्रोल कर रहे हो, कविता बोली, लेकिन असल में तुम भी उनके लिए सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज थे। आरिफ अब पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहा था। और तुम? कविता कुछ सेकंड चुप रही। फिर उसने जो कहा, उसने सब कुछ बदल दिया। मैं पहले इसी नेटवर्क का हिस्सा थी। आरिफ का दिल रुक गया। क्या? हाँ, कविता बोली, 3 साल पहले मेरे भाई को झूठे आरोप में मार दिया गया था और मुझे उठाकर ले जाया गया। वहीं इस नेटवर्क ने मुझे ट्रेन किया, तोड़ा और फिर बनाया। उसकी आवाज भारी हो गई। मुझे सिखाया गया कैसे लोगों को धोखा देना है, कैसे उनके बीच रहकर सही समय का इंतजार करना है। सौरभ धीरे धीरे पीछे हटने लगा। नहीं, ये सब झूठ है। कविता ने उसकी तरफ बंदूक तानी। तुम्हारे लिए सच हमेशा देर से आता है। तभी एक गोली उनके पास से गुजरती हुई दीवार में लगी। हमें यहाँ से निकलना होगा, आरिफ चिल्लाया। कविता ने तुरंत आईसीयू के पीछे का दरवाजा दिखाया। उधर इमरजेंसी एग्जिट। तीनों उस तरफ भागे। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर भी वही लोग खड़े थे। पूरी बिल्डिंग घेर ली गई थी। अब कोई रास्ता नहीं है, सौरभ बुदबुदाया। लेकिन कविता की आंखों में अब भी डर नहीं था, बल्कि एक प्लान था। एक रास्ता है, उसने धीरे से कहा। आरिफ ने उसकी तरफ देखा। क्या? कविता ने उसकी आंखों में देखा। लेकिन उसमें हम तीनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सौरभ के चेहरे पर डर साफ था। तुम क्या करने वाली हो? उसने पूछा। कविता ने जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और अचानक उसने अपनी बंदूक नीचे फेंक दी। आरिफ चौंक गया। तुम ये क्या? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कविता ने हाथ ऊपर उठा दिए। रुको, वो चिल्लाए। बाहर खड़े लोग रुक गए। उनमें से एक आगे आया। उसके चेहरे पर मास्क था, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। आखिर तुम सामने आ ही गई, उसने कहा। कविता ने उसकी आंखों में देखा। खेल खत्म हो गया है। वो आदमी हल्का सा हंसा। खेल अभी शुरू हुआ है। आरिफ ने धीरे से कविता से पूछा, ये कौन है? कविता की आवाज धीमी हो गई। ये उनका लीडर है। कमरे में ठंडक फैल गई। वो आदमी धीरे धीरे अंदर आया और फिर उसने अपना मास्क हटाया। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, आरिफ की आंखें फैल गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि राजीव का था। हाँ, इंस्पेक्टर राजीव, जो सबको बचाने का नाटक कर रहा था। असल में वही इस पूरे नेटवर्क का असली मास्टरमाइंड था। सौरभ वहीं बैठ गया। नहीं, ये झूठ है। राजीव मुस्कुराया। तुम सब बहुत छोटे खिलाड़ी थे।
मैं असली खेल खेल रहा था। कविता चुप थी, जैसे उसे ये पहले से पता हो। तुम्हें लगा तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे हो, राजीव बोला, लेकिन असल में तुम सब मेरे प्लान का हिस्सा थे। आरिफ की मुट्ठियां कस गईं तो मंदिर का धमाका। सब प्लान था, राजीव बोला, डर फैलाने के लिए, सिस्टम को हिलाने के लिए और फिर कंट्रोल लेने के लिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब सब साफ था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, अब क्या? राजीव ने धीरे धीरे बंदूक उठाई। अब कहानी खत्म होगी। उसने पहले सौरभ की तरफ देखा। धाएं, गोली चली, सौरभ वहीं गिर गया। खेल खत्म। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, आरिफ और कविता। राजीव ने दोनों की तरफ देखा। तुम दोनों मेरे लिए सबसे दिलचस्प हिस्से हो। कविता आगे बढ़ी। अगर मुझे मारना है तो मार दो, आरिफ चिल्लाया। नहीं। लेकिन कविता ने उसकी तरफ देखा। अब यही रास्ता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं। मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं इसे खत्म करूंगी। राजीव मुस्कुराया। तो खत्म हो जाओ। उसने बंदूक सीधी कविता पर तान दी। ट्रिगर दबा, लेकिन उसी पल आरिफ उसके सामने आ गया। धाएं, गोली चली, और इस बार गोली आरिफ को लगी। वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। आरिफ, कविता चीखी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजीव हंसा। प्यार सबसे बड़ी कमजोरी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही प्यार उसकी सबसे बड़ी हार बनने वाला है। क्योंकि आरिफ गिरते गिरते कुछ कर गया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और बटन दबा दिया। अगले ही पल पूरी बिल्डिंग में अलार्म बजने लगा। क्या? राजीव चौंका। आरिफ ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, अब खेल सच में खत्म। और दूर से पुलिस सायरन की आवाज आने लगी। लेकिन इस बार सवाल ये था, कौन जिंदा बचेगा? क्योंकि हर तरफ मौत खड़ी थी। अलार्म की तेज आवाज पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी। बाहर पुलिस सायरन और अंदर अफरा तफरी। हर तरफ बस भागदौड़ और डर था। लेकिन उस शोर के बीच एक कोना ऐसा था जहां सब कुछ धीमा पड़ गया था। जमीन पर पड़ा था आरिफ। उसके सीने से खून बह रहा था, सांसें टूट रही थीं और आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। आरिफ, नहीं, उठो। कविता उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी आवाज टूट रही थी। आरिफ ने मुश्किल से आंखें खोली। उसकी नज़र सिर्फ कविता पर थी। क्योंकि तुम अभी भी मेरी हो, उसने धीमी आवाज में कहा। कविता रो पड़ी। नहीं, मैं तुम्हारी नहीं, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ हूँ। आरिफ हल्का सा मुस्कुराया। फिर भी मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। उसकी सांस और धीमी हो गई। सुनो, उसने बहुत मुश्किल से कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कविता ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। कुछ मत बोलो, तुम ठीक हो जाओगे। आरिफ ने सिर हिलाया। नहीं, अब सच बोलने का वक्त है। कमरे में अब भी अलार्म बज रहा था, लेकिन उस पर जैसे सब कुछ रुक गया। मैं सच में अंडरकवर एजेंट था, उसने कहा, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा सब बदल गया। कविता की आंखों से आंसू गिरते रहे। मैं इस नेटवर्क को खत्म करना चाहता था, लेकिन अकेला पड़ गया। उसने धीरे से जेब की तरफ इशारा किया। जो डिवाइस मैंने दबाया वो सिर्फ अलार्म नहीं था। कविता ने चौंककर पूछा, तो क्या था? आरिफ ने उसकी आंखों में देखा। वो पूरा डेटा है इस नेटवर्क का। क्या? नाम, लोकेशन, सब कुछ। उसकी आवाज टूट रही थी। और वो अब पुलिस के पास पहुंच चुका है। कविता की सांसें तेज हो गईं। तो अब ये सब खत्म हो जाएगा। आरिफ ने हल्की सी मुस्कान दी। अगर तुम जिंदा रही तो। कविता ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं रहूंगी, मैं सब खत्म करूंगी, आरिफ ने धीरे से कहा। और राजीव? कविता की आंखों में आग आ गई। वो अभी खत्म नहीं हुआ, आरिफ बोला। तभी पीछे से ताली की आवाज आई। टक टक टक। बहुत इमोशनल सीन है। दोनों ने पीछे देखा। राजीव, वो अब भी खड़ा था, जिंदा और पहले से ज्यादा खतरनाक। तुम सच में सोचते हो एक डिवाइस से सब खत्म हो जाएगा? उसने मुस्कुराए हुए कहा। कविता धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। आज सब खत्म होगा, उसने कहा। राजीव हंसा। हाँ,
लेकिन तुम नहीं बचोगी। उसने बंदूक उठाई, लेकिन इस बार कविता नहीं डरी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। तुमने सब छीन लिया। उसकी आवाज भारी थी। मेरा परिवार, मेरा सच, मेरा प्यार। राजीव की मुस्कान और चौड़ी हो गई। और अब तुम्हारी जान भी। उसने ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक पीछे से गोली चली। धाएं। राजीव का हाथ झटका खाकर पीछे चला गया। बंदूक गिर गई। सब चौंक गए। दरवाजे पर स्पेशल फोर्स खड़ी थी, हथियार नीचे। एक ऑफिसर चिल्लाया। राजीव ने गुस्से में पीछे देखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चारों तरफ से बंदूकें उसकी तरफ तनी थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुराया। तुम लोग जीत गए। लेकिन उसकी आंखों में अब भी हार नहीं थी, या शायद अभी भी नहीं। कविता ने उसकी तरफ देखा। खेल खत्म हो चुका है। राजीव ने सिर हिलाया। नहीं, ये सिर्फ एक लेवल था। उसकी ये बात सुनकर कविता के दिल में फिर से डर पैदा हुआ। मतलब? उसने पूछा। राजीव कुछ बोलता उससे पहले अचानक उसने अपनी जेब में हाथ डाला। रुको! पुलिस चिल्लाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने एक छोटा सा कैप्सूल निकालकर मुंह में डाल लिया। नहीं! कविता चिल्लाई। कुछ ही सेकंड में राजीव के शरीर में झटके आने लगे। उसकी आंखें पलट गईं और वो जमीन पर गिर गया। खत्म। असली मास्टरमाइंड अब मर चुका था। लेकिन क्या सच में? कमरे में सन्नाटा छा गया। सब कुछ जैसे थम गया। कविता धीरे धीरे वापस आरिफ के पास आई। वो अब भी वहीं पड़ा था, कमजोर लेकिन जिंदा। आरिफ, उसने धीरे से कहा। उसने आंखें खोली और हल्का सा मुस्कुराया। तुम जीत गई। कविता रो पड़ी। नहीं, हम जीतेंगे। साथ में डॉक्टर्स अंदर आए। उसे स्ट्रेचर पर रखा गया। जल्दी, अभी भी सांस चल रही है। कविता ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। तुम जाओगे नहीं, समझे? उसने कहा। आरिफ ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। अगर मैं बच गया तो? कविता ने पूछा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो शायद हम फिर से शुरू करेंगे। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। कविता की सांस रुक गई। आरिफ! कोई जवाब नहीं, सिर्फ मशीन की आवाज। बीप बीप बीप। कमरे जम गया। कविता की आंखों से आंसू गिरते रहे। लेकिन तभी मशीन की लाइन फिर से हिली। बीप बीप। डॉक्टर चिल्लाया। पल्स वापस आ रही है। कविता ने सांस ली। उम्मीद अभी जिंदा थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि राजीव के हाथ से गिरा हुआ फोन अभी भी ऑन था और उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था। फेस 2 एक्टिवेटेड। कविता ने वो मैसेज देखा और उसकी आंखों में फिर से वही डर लौट आया। मतलब खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ। हॉस्पिटल के उस कमरे में सब कुछ जैसे रुक गया था, लेकिन असल में खेल अब और तेज हो चुका था। मशीन की बीप फिर से चलने लगी थी। आरिफ की सांसें लौट आई थीं, लेकिन उसकी हालत अभी भी नाजुक थी। डॉक्टर उसे तुरंत आईसीयू के दूसरे सेक्शन में ले गए। दरवाज़ा बंद हुआ और बाहर खड़ी कविता की दुनिया फिर से अधर में लटक गई। उसकी आंखों के सामने अभी भी वही मैसेज घूम रहा था। फेस 2 एक्टिवेटेड। उसने धीरे से राजीव का फोन उठाया। स्क्रीन अब भी ऑन थी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने फोन अनलॉक किया। कोई पासवर्ड नहीं, जैसे राजीव चाहता था कि कोई ये सब देखे। फोन के अंदर एक ऐप खुला हुआ था, काले बैकग्राउंड पर लाल अक्षर। LHIJR सिस्टम। कविता की सांसें तेज हो गईं। उसने ऐप खोला और जो उसने देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। मैप, पूरा देश का मैप। उसमें कई रेड डॉट्स चमक रहे थे। हर डॉट एक शहर, हर शहर एक निशाना। ये सब क्या है? कविता बुदबुदाई। तभी पीछे से आवाज आई। फेस 2। वो मुड़ी। दरवाजे पर खड़ा था एक नया ऑफिसर। नाम प्लेट पर लिखा था अर्जुन सिंह। उसकी आंखें तेज थीं, लेकिन चेहरा शांत। ये वही है जिससे हमें डर था, उसने कहा। कविता ने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। ये सब क्या होने वाला है? अर्जुन ने स्क्रीन देखी और उसकी आंखों में पहली बार चिंता आई। ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं, उसने धीरे से कहा। मतलब? कविता ने पूछा। मतलब एक साथ कई जगह धमाके। अर्जुन बोला।
ताकि सिस्टम पूरी तरह टूट जाए। कविता के हाथ से फोन लगभग गिर गया। और ये सब अभी शुरू होने वाला है। कमरे में ठंडक फैल गई। हमें इसे रोकना होगा, कविता ने कहा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। हम अकेले नहीं रोक सकते, तो फिर कौन? कविता चीखी। अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, वही जो इस सिस्टम को अंदर से जानता है। कविता समझ गई। आरिफ, अर्जुन ने सिर हिलाया। लेकिन वो तो, कविता की आवाज टूट गई। वो अभी जिंदा है, अर्जुन बोला, और अगर वो होश में आ गया तो शायद हम सब बच सकते हैं। उधर आईसीयू के अंदर डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे। आरिफ की हालत बेहद गंभीर थी। उसके शरीर में कई जगह चोट थी, खून बहुत बह चुका था, लेकिन उसकी दिल की धड़कन अब भी लड़ रही थी। बीप बीप बीप, धीरे लेकिन जिंदा। उसी समय उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, जैसे वो कहीं और हो, एक अंधेरी जगह जहां सिर्फ यादें थीं। कविता की मुस्कान, मंदिर का दिन, धमाका, खून, और फिर राजीव। उसकी आवाज गूंज रही थी। ये सिर्फ फेज 1 था। आरिफ की आंखें अचानक खुल गईं। आईसीयू के अंदर हलचल मच गई। डॉक्टर, वो होश में आ गया। एक नर्स चिल्लाई। बाहर कविता को खबर मिली। वो दौड़ती हुई अंदर पहुंची। आरिफ, उसकी आवाज कांप रही थी। आरिफ ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन साथ ही एक सच्चाई। कविता, उसने धीमी आवाज में कहा, तुम ठीक हो जाओगे। कविता ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन आरिफ ने सिर हिलाया। नहीं, सुनो। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन जरूरी। फेज 2 शुरू हो चुका है। कविता की सांस रुक गई। तुम जानते हो ये क्या है? उसने पूछा। आरिफ ने धीरे से कहा, हाँ, ये प्लान मैंने ही बनाया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन भी चौंक गया। क्या? कविता की आंखें भर आईं। तुम? आरिफ ने आंखें बंद कर ली। जब मैं अंडरकवर था, तब मुझे मजबूर किया गया ये पूरा सिस्टम डिजाइन करने के लिए। उसकी आवाज भारी हो गई। लेकिन मैंने उसमें एक कमी छोड़ी थी। अर्जुन तुरंत आगे आया। क्या कमी? आरिफ ने मुश्किल से कहा। एक मास्टर कंट्रोल। कहाँ? अर्जुन ने पूछा। आरिफ ने धीरे से आंखें खोली और कहा, वो अभी भी एक्टिव है। कहाँ है वो? कविता ने पूछा। आरिफ ने उसकी आंखों में देखा, और जो उसने कहा उसने फिर से सब कुछ बदल दिया। यही? क्या? अर्जुन चौंका। इस हॉस्पिटल में? आरिफ बोला। कमरे में ठंडक फैल गई। मतलब अगला धमाका? कविता ने डरते हुए कहा। आरिफ ने धीरे से सिर हिलाया। यही होगा। सन्नाटा। अब समय बहुत कम था। अर्जुन तुरंत बाहर भागा। पूरी बिल्डिंग खाली करवाओ। अलार्म फिर से बजने लगे। लोग भागने लगे। डॉक्टर मरीजों को बाहर निकालने लगे। पूरा हॉस्पिटल युद्ध का मैदान बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। नया विलेन कौन है? क्योंकि राजीव मर चुका था, सौरभ मर चुका था, नेटवर्क टूट रहा था, लेकिन फेज 2 अब भी चालू था। कविता ने धीरे से पूछा, आरिफ, ये सब कौन चला रहा है अब? आरिफ कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसकी आंखों में डर आ गया। अगर मैं सही हूं, तो असली विलेन? उसकी आवाज कांप गई। कभी सामने आया ही नहीं। कविता की सांस रुक गई। मतलब कोई और है? आरिफ ने धीरे से कहा। हाँ, और वो हम सबको देख रहा है। उसी पल हॉस्पिटल के सीसीटीवी स्क्रीन पर एक नई फीड चालू हुई। ब्लैक स्क्रीन, और फिर एक चेहरा छाया में छुपा हुआ। उसने धीरे से कहा, वेलकम टू फेज 2, और स्क्रीन ब्लैक हो गई। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर थी। हॉस्पिटल अब अस्पताल नहीं, एक युद्ध क्षेत्र बन चुका था। हर तरफ भागते लोग, चीखते मरीज, स्ट्रेचर पर ले जाए जा रहे घायल, और बीच में खड़ी थी कविता, जिसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक फैसला था। अलार्म लगातार बज रहा था। सब लोग तुरंत बाहर निकले। लाउड स्पीकर पर बार बार यही आवाज गूंज रही थी। लेकिन कविता वहीं खड़ी थी। उसके हाथ में अब भी राजीव का फोन था, जिसमें वो खतरनाक मैप चमक रहा था। लाल डॉट्स, और उनमें से एक तेजी से ब्लिंक कर रहा था। यहीं इस हॉस्पिटल में उसी समय अर्जुन दौड़ते हुए आया। हमने आधा हॉस्पिटल खाली करा दिया है,
लेकिन टाइम बहुत कम है। कविता ने उसकी तरफ देखा, डिवाइस कहाँ है? अर्जुन ने सिर हिलाया, यही तो नहीं पता, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। कविता ने फोन स्क्रीन पर नजर गड़ाई, फिर अचानक उसकी आंखों में कुछ चमका। रुको, उसने स्क्रीन जूम की। डॉट के नीचे एक छोटा सा कोड लिखा था, B17, ये क्या है? अर्जुन ने पूछा। कविता ने धीरे से कहा, ये लोकेशन है। कहाँ? बेसमेंट। कमरे में सन्नाटा छा गया। बेसमेंट? अर्जुन बोला, वहाँ तो अभी भी कुछ मरीज हैं। कविता ने बिना समय गंवाए कहा, चलो। दोनों दौड़ पड़े। सीढ़ियां उतरते हुए हर कदम भारी लग रहा था। नीचे जाते ही हवा बदल गई, ठंडी और खामोश। बेसमेंट लगभग खाली था, कुछ पुरानी मशीनें, कुछ बंद कमरे और एक अजीब सा सन्नाटा। ये जगह, अर्जुन ने धीरे से कहा। यही है, कविता ने जवाब दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी एक हल्की सी बीप की आवाज सुनाई दी। बीप बीप बीप। दोनों रुक गए। आवाज एक बंद कमरे से आ रही थी। दरवाजा आधा खुला था। कविता ने धीरे से उसे धक्का दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, उनके सामने था एक टाइम बम। डिजिटल स्क्रीन और उस पर चल रहा टाइमर, 4 मिनट 59 सेकंड। 4 मिनट, बस 4 मिनट। अर्जुन चिल्लाया, बम स्क्वाड को बुलाओ। लेकिन कविता ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, टाइम नहीं है। उसने ध्यान से डिवाइस को देखा, फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये वही सिस्टम है, मतलब? अर्जुन ने पूछा, जो आरिफ ने डिजाइन किया था। कविता ने गहरी सांस ली। और अगर उसने सच कहा है, तो इसे रोकने का एक ही तरीका है, क्या? कविता ने उसकी तरफ देखा। मैन्युअल ओवरराइड। अर्जुन चौंक गया, लेकिन उसमें, हाँ, कविता बोली, जिसे भी ये करना होगा, वो यहीं रहेगा। सन्नाटा। मतलब? अर्जुन की आवाज धीमी हो गई। कविता ने टाइमर की तरफ देखा। 3 मिनट 21 सेकंड। मतलब कोई एक जिंदा नहीं बचेगा। कमरे में हवा भारी हो गई। उसी समय ऊपर ICU में आरिफ बेचैन हो गया। उसकी धड़कन तेज हो गई। कविता, उसने बुदबुदाया। डॉक्टर चौंक गए। उसे क्या हुआ? लेकिन आरिफ को जैसे सब महसूस हो रहा था। नीचे कविता ने अपना फैसला ले लिया। तुम जाओ, उसने अर्जुन से कहा। क्या? अर्जुन चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो। यहाँ जितने लोग हैं, उनकी जान दांव पर है। कविता बोली। लेकिन तुम, मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हूँ। उसकी आवाज भर आई। अब शायद ये मेरा प्रायश्चित है। अर्जुन चुप हो गया। उसकी आंखों में भी सम्मान था और दर्द। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, कविता मुस्कुराई। तुम्हें जाना होगा, क्योंकि किसी को बाहर सच भी बताना है। टाइमर 2 मिनट 10 सेकंड। अर्जुन धीरे धीरे पीछे हटा। उसकी आंखें कविता पर थीं। तुम हीरो हो, उसने कहा। कविता ने सिर हिलाया। नहीं, मैं बस अपनी गलतियां ठीक कर रही हूँ। अर्जुन बाहर चला गया। दरवाजा बंद। अब कमरे में सिर्फ 2 चीजें थीं, कविता और बम। बीप बीप बीप। टाइमर 1 मिनट 32 सेकंड। कविता ने गहरी सांस ली। उसने डिवाइस खोला। अंदर तार थे, कई सर्किट और एक छोटा सा पैनल। ओवरराइड, उसने बुदबुदाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग शांत था। तभी अचानक कमरे की लाइट झपकी और पीछे से आवाज आई, तुम सच में सोचती हो तुम ये रोक सकती हो? कविता का दिल रुक गया। वो धीरे धीरे मुड़ी और जो उसने देखा, उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। वहाँ दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा था, छाया में। वही आवाज जो CCTV में थी। तुम? कविता की आवाज कांप गई। वो आदमी धीरे धीरे आगे आया और जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, कविता की आंखें फैल गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का भाई था। हाँ, वही भाई जिसे वो सालों पहले मरा हुआ समझ चुकी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। भैया, उसके होंठ कांप गए। वो आदमी मुस्कुराया। सरप्राइज। कविता के हाथ से टूल गिर गया। तुम जिंदा हो? वो आगे बढ़ा। हाँ, और सिर्फ जिंदा नहीं, बल्कि इस पूरे खेल का असली मालिक। कविता की सांस रुक गई। मतलब ये सब मैंने शुरू किया, उसने कहा। टाइमर 49 सेकंड।
कविता की आंखों में आंसू आ गए। तुमने ये सब क्यों किया? उसका भाई धीरे धीरे बोला, क्योंकि इस दुनिया ने हमें कुछ नहीं दिया, अब हम इससे सब कुछ लेंगे, लेकिन इतने लोगों की जान। कविता चिल्लाए। वो हंसा, कुछ जाने, बड़ी ताकत के लिए छोटी कीमत होती है। टाइमर 21 सेकंड। अब फैसला करना था, प्यार या फर्ज, भाई या देश। कविता की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके हाथ अब स्थिर थे। उसने धीरे से कहा, आज ये खेल खत्म होगा। उसका भाई मुस्कुराया, तो कर लो। टाइमर 10 सेकंड। और उसी पल कविता ने अपना सबसे बड़ा फैसला ले लिया। टाइमर 10 सेकंड। कमरे में हर बीप अब दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। बीप बीप बीप। कविता और उसका भाई आमने सामने। एक तरफ खून का रिश्ता, दूसरी तरफ सैकड़ों लोगों की जिंदगी। हवा भारी हो चुकी थी। तो कर लो, उसके भाई ने शांत आवाज में कहा, जैसे उसे कोई डर ही नहीं। कविता की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे। तुम बदल गए हो, उसने धीमी आवाज में कहा। उसका भाई हल्का सा हंसा, नहीं, मैं वही हूँ, बस अब सच देख रहा हूँ, ये सच नहीं है। कविता चिल्लाई, ये पागलपन है। टाइमर 7 सेकंड। उसका भाई धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुम भी तो इसी रास्ते पर थी, उसने कहा, याद है? उन्होंने तुम्हें कैसे तोड़ा था, कैसे बनाया था? कविता की आंखों में दर्द उभरा। हाँ, वो सब सच था। वो भी कभी इसी अंधेरे का हिस्सा थी। लेकिन मैंने रास्ता बदल लिया, उसने कहा। और आज तुम भी बदल सकते हो। उसका भाई रुक गया। कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया, बहुत देर हो चुकी है। टाइमर 5 सेकंड। नहीं, कविता आगे बढ़ी, अभी भी वक्त है, हम दोनों निकल सकते हैं, सब छोड़ सकते हैं। उसका भाई मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। तुम अभी भी वही हो, उसने कहा, दिल से सोचती हो। टाइमर 4 सेकंड। और तुम? कविता ने पूछा। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। मैं अब सिर्फ दिमाग से सोचता हूँ। उसने अपनी जेब से रिमोट निकाला। और अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की, उसने रिमोट को हल्का सा दबाया, तो ये बम अभी फट जाएगा। टाइमर 3 सेकंड। कमरे में मौत खड़ी थी। कविता ने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कीं। उसके दिमाग में सब कुछ घूम गया, माँ का चेहरा, गांव, आरिफ, और फिर उसने आंखें खोलीं। अब उनमें आंसू नहीं थे, सिर्फ फैसला था। टाइमर 2 सेकंड। अचानक कविता ने बिजली की तेजी से कदम बढ़ाया। उसने अपने भाई के हाथ पर जोर से वार किया। रिमोट नीचे गिर गया। तुम? उसका भाई चिल्लाया, लेकिन उससे पहले ही कविता बम के पास पहुंच गई। टाइमर 1 सेकंड। उसने तुरंत ओवरराइड पैनल खोला, एक वायर पकड़ी और काट दी। सन्नाटा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कोई धमाका नहीं हुआ। बम रुक चुका था। कविता ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। खत्म, उसने बुदबुदाया, लेकिन पीछे से ताली की आवाज आई। टक टक टक। इम्प्रेसिव। कविता मुड़ी। उसका भाई खड़ा था, उसके होठों पर हल्की मुस्कान। तुमने पहला बम रोक लिया, उसने कहा। कविता का दिल रुक गया। पहला। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। फेज 2 में सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई बम हैं। कमरे में ठंडक फैल गई। और वो सब, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब एक्टिव हो चुके हैं। कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, हाँ, उसने कहा, और इस बार तुम सब नहीं रोक पाओगी। कविता ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसने बंदूक उठाई, सीधे अपने भाई पर तान दी। दोनों आमने सामने। आखिरी मौका, कविता बोली, सरेंडर कर दो। उसका भाई हंसा, तुम मुझे मार नहीं पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। सन्नाटा। कविता की उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन दिल अब भी कमजोर था। मारो, उसने चुनौती दी। कुछ सेकंड खामोशी, फिर धाएं। गोली चली। कमरे में गूंज उठी। कविता की आंखें बंद हो गईं, लेकिन जब उसने उन्हें खोला तो वो खुद खड़ी थी। गोली उसके भाई को लगी थी। वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति। कविता के हाथ कांपने लगे। भैया, उसकी आवाज टूट गई।
वो उसके पास दौड़ी। उसका भाई जमीन पर पड़ा था, खून बह रहा था। उसने मुश्किल से कहा, तुम जीत गई। कविता रो पड़ी, नहीं, हम हार गए। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत। शायद ये जरूरी था, उसने धीरे से कहा। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। कविता, हाँ, उसने रोते हुए कहा। तुम अलग हो, उसने कहा। तुमने सही चुना। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। मुझे माफ कर देना, और सब खत्म। उसका हाथ ढीला पड़ गया। कविता की दुनिया फिर से टूट गई। लेकिन उसके पास रोने का वक्त नहीं था, क्योंकि उसके फोन पर एक और मैसेज आया, मल्टीपल टारगेट्स एक्टिव। मतलब खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ। कविता ने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, जंग। बेसमेंट में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन कविता के अंदर तूफान चल रहा था। उसके सामने उसके भाई की लाश पड़ी थी, वही भाई जिसे वो सालों से मरा हुआ समझती थी, और जो अब इस पूरे खेल का असली चेहरा बनकर सामने आया था। लेकिन अब आंसू बहाने का वक्त खत्म हो चुका था, क्योंकि उसके फोन पर जो मैसेज चमक रहा था, उसने सब कुछ साफ कर दिया था, मल्टीपल टारगेट्स एक्टिव। मतलब ये सिर्फ शुरुआत थी। कविता ने धीरे से अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, आग थी। अब खत्म करूंगी, उसने खुद से कहा। वो तुरंत बेसमेंट से बाहर भागी। ऊपर पूरा हॉस्पिटल खाली कराया जा चुका था। हर तरफ पुलिस, एम्बुलेंस और अफरा तफरी थी। अर्जुन उसे देखते ही दौड़ा, क्या हुआ? बम। रुक गया, कविता ने तेज आवाज में कहा। अर्जुन ने राहत की सांस ली, थैंक गॉड। लेकिन कविता ने तुरंत कहा, ये सिर्फ एक था। अर्जुन का चेहरा बदल गया, मतलब? कविता ने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। मैप अब बदल चुका था। अब सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई रेड डॉट्स जल रहे थे, शहर के अलग अलग हिस्सों में। ये सब, अर्जुन की आवाज धीमी हो गई। हाँ, कविता बोली। फेस 2 कमरे में सन्नाटा छा गया। हमें तुरंत टीम भेजनी होगी, अर्जुन बोला। कविता ने सिर हिलाया, नहीं, ऐसे नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब सिंक्रोनाइज्ड है, कविता बोली। अगर हमने एक गलत कदम उठाया, तो सारे बम एक साथ फट सकते हैं। अर्जुन चुप हो गया। तो फिर? उसने पूछा। कविता ने गहरी सांस ली, हमें मास्टर कंट्रोल चाहिए, जो इस सब को चला रहा है। तभी पीछे से एक कमजोर आवाज आई, वो मेरे पास है। दोनों मुड़े। आईसीयू का दरवाजा खुला था, और वहां दरवाजे के सहारे खड़ा था आरिफ। कमजोर, लड़खड़ाता हुआ, लेकिन जिंदा। आरिफ। कविता दौड़कर उसके पास गई। तुम्हें आराम करना चाहिए, उसने कहा। आरिफ हल्का सा मुस्कुराया, अब आराम का टाइम नहीं है। उसने मुश्किल से कदम बढ़ाए। फेज 2 पूरी तरह मेरे सिस्टम पर बना है। अर्जुन आगे आया, मतलब तुम इसे रोक सकते हो? आरिफ ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, लेकिन क्या? कविता ने पूछा। आरिफ की आंखों में गंभीरता आ गई, इस बार ये आसान नहीं होगा। कमरे में तनाव बढ़ गया। हर बम एक दूसरे से जुड़ा है, आरिफ बोला। अगर एक भी गलत तरीके से डिफ्यूज हुआ, तो बाकी अपने आप फट जाएंगे। तो क्या करें? अर्जुन ने पूछा। आरिफ ने कहा, हमें एक साथ सभी को कंट्रोल करना होगा। कैसे? आरिफ ने धीरे से कहा, मास्टर सवर, जो इस पूरे नेटवर्क को चला रहा है। कविता समझ गई, वो कहाँ है? आरिफ ने उसकी आंखों में देखा, और कहा, यहीं शहर में, लेकिन छुपा हुआ। अर्जुन ने तुरंत पूछा, लोकेशन? आरिफ ने गहरी सांस ली, पुराना रेलवे यार्ड। कमरे में सन्नाटा छा गया। वहाँ? अर्जुन बोला, वो तो सालों से बंद है। आरिफ ने कहा, और इसी वजह से परफेक्ट जगह है। कविता ने बिना देर किए कहा, चलते हैं। रुको, अर्जुन बोला, ये मिशन बहुत खतरनाक है। कविता उसकी तरफ मुड़ी, हमारे पास टाइम नहीं है। आरिफ ने भी कहा, अगर हम लेट हुए, तो सब खत्म। कुछ सेकंड, सन्नाटा। फिर अर्जुन ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं टीम तैयार करता हूँ। लेकिन कविता ने कहा, नहीं, ज्यादा लोग नहीं। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लोग, उतना ज्यादा रिस्क। आरिफ ने सहमति में सिर हिलाया, सिर्फ हम 3। अर्जुन चौंका, ये सुसाइड मिशन है। कविता ने उसकी आंखों में देखा। लेकिन जरूरी है। कुछ ही मिनटों में तीनों एक गाड़ी में थे।
रात फिर से गहरी हो चुकी थी। सड़कें सुनसान और हवा में डर। गाड़ी तेजी से पुराने रेलवे यार्ड की तरफ बढ़ रही थी। कविता खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, आज सब खत्म करना है। आरिफ ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। डर लग रहा है? उसने पूछा। कविता ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई। अब नहीं, अर्जुन ने गाड़ी रोकी। हम पहुंच गए। पुराना रेलवे यार्ड, टूटी पटरियां, जंग लगे डिब्बे और चारों तरफ अंधेरा। यहीं कहीं है, आरिफ बोला। तीनों धीरे धीरे अंदर बढ़े, हर कदम सावधानी से। तभी अचानक चारों तरफ लाइट्स जल उठीं, चमकदार रोशनी, और फिर चारों तरफ से आवाज आई, वेलकम। तीनों रुक गए। उनके चारों तरफ हथियारबंद लोग खड़े थे। पूरा जाल तुम्हारा इंतजार था, एक आवाज गूंजी। अंधेरे में से एक आकृति आगे बढ़ी। चेहरा अब भी छाया में था। कविता की सांस रुक गई। ये वही है, उसने धीमी आवाज में कहा। असली मास्टरमाइंड, जो अब तक सिर्फ परछाई था, अब सामने था, लेकिन उसका चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था। तुम लोग बहुत दूर आ गए, वो बोला। आरिफ ने गुस्से में कहा, आज ये सब खत्म होगा। वो हंसा, या शायद आज तुम लोग खत्म हो जाओगे। कमरे में सन्नाटा छा गया और कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। पुराना रेलवे यार्ड, चारों तरफ जंग लगी पटरियां, टूटी हुई बोगियां, और बीच में खड़े थे कविता, आरिफ और अर्जुन। उनके सामने हथियारों से लैस लोग, और उनके बीच एक छाया, वही छाया जो अब तक हर चीज को दूर से चला रही थी। तुम लोग बहुत बहादुर हो, वो आवाज गूंजी, लेकिन बहादुरी हमेशा जीत नहीं दिलाती। कविता ने बंदूक कसकर पकड़ ली। आज सब खत्म होगा। वो छाया धीरे धीरे आगे बढ़ी, और जैसे ही वो रोशनी में आई, तीनों के चेहरे पर एक साथ झटका आया। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो कोई अनजान दुश्मन नहीं था, बल्कि अर्जुन। हाँ, वही अर्जुन जो उनके साथ खड़ा था, अब उनके सामने खड़ा था। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो असली अर्जुन अभी भी वहीं था। तो फिर ये कौन? कमरे में सन्नाटा छा गया। सरप्राइज, वो आदमी मुस्कुराया। तुम कौन हो? कविता ने पूछा। वो हंसा, नाम कई हैं, लेकिन तुम्हारे लिए, उसने धीरे से कहा, मैं असली अर्जुन हूँ। तीनों चौंक गए। मतलब? आरिफ बोला। वो आगे बढ़ा, जिस अर्जुन को तुम जानते हो, वो सिर्फ एक पहचान है। असल में मैं ही वो हूँ जिसने इस पूरे सिस्टम को बनाया। कमरे में ठंडक फैल गई। कविता की सांसें तेज हो गईं। तो तुम, राजीव, सौरभ, सब मेरे मोहरे थे, उसने शांत आवाज में कहा। और तुम भी, उसने आरिफ की तरफ देखा। आरिफ की मुट्ठियां कस गईं। आज ये खेल खत्म होगा, वो आदमी हंसा। तुम अब भी नहीं समझे, खेल कभी खत्म नहीं होता। उसने हाथ उठाया, और उसी पल चारों तरफ से गोलियां चलने लगीं। धाएं, 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 कवर लो, अर्जुन चिल्लाया। तीनों अलग अलग दिशा में कूद गए। लोहे की बोगियों के पीछे छिपकर जवाबी फायरिंग शुरू हो गई। चारों तरफ गोलियों की आवाज, चिंगारियां और चीखें। कविता तेजी से आगे बढ़ी, उसकी नज़र सिर्फ एक पर थी, मास्टरमाइंड। उसने एक एक करके 2 लोगों को गिराया और आगे बढ़ती गई। उधर आरिफ भी घायल होने के बावजूद लड़ रहा था। उसकी हर गोली निशाने पर लग रही थी। अर्जुन टीम को संभाल रहा था, लेकिन दुश्मन ज्यादा थे। हम घिर चुके हैं, अर्जुन चिल्लाया। लेकिन तभी आरिफ ने चिल्लाया, मास्टर सवा उस कंटेनर में है। उसने दूर खड़े एक बड़े कंटेनर की तरफ इशारा किया। कविता ने बिना सोचे उसी तरफ दौड़ लगा दी। गोलियां उसके पास से गुजर रही थीं, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने कंटेनर का दरवाज़ा खोला। अंदर एक बड़ा सिस्टम था। स्क्रीन चमक रही थी, और उस पर सभी बमों का कंट्रोल। यही है, उसने बुदबुदाया। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, तुम बहुत आगे आ गई। कविता मुड़ी। मास्टरमाइंड वहीं खड़ा था, बंदूक उसके हाथ में। अब खेल खत्म। उसने ट्रिगर दबाने के लिए उंगली रखी, लेकिन उसी पल पीछे से गोली चली। धाएं। मास्टरमाइंड का हाथ झटका खाकर पीछे गया। वो मुड़ा। आरिफ, वो खड़ा था,
खून से लथपथ लेकिन जिंदा। खेल अब खत्म होगा, उसने कहा। मास्टरमाइंड हंसा, तुम अभी भी जिंदा हो और तुम्हारी यही गलती है। उसने अचानक दूसरी बंदूक निकाली और सीधे आरिफ पर तान दी। धाएं, गोली चली। आरिफ पीछे गिर पड़ा। नहीं, कविता चीखी। उसकी आंखों में आग भड़क उठी। उसने तुरंत सिस्टम की तरफ देखा और ओवरराइड कमांड डालना शुरू किया। स्क्रीन पर टाइमर चल रहा था, सभी बम एक्टिव थे। बस कुछ सेकंड, उसने खुद से कहा। लेकिन मास्टरमाइंड उसकी तरफ बढ़ रहा था। तुम सोचती हो तुम जीत जाओगी? वो हंसा, मैंने ये खेल सालों से खेला है, तुम मुझे नहीं रोक सकती। कविता ने उसकी तरफ देखा, आज तुम्हारी आखिरी गलती होगी। उसने आखिरी कमांड डाली और एंटर दबा दिया। स्क्रीन पर लिखा आया, सिस्टम ओवरराइड सक्सेसफुल। पूरे नेटवर्क में सभी बम डिसेबल हो गए। सन्नाटा, खेल खत्म। मास्टरमाइंड रुक गया। उसकी आंखों में पहली बार डर था। नहीं, कविता धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसकी बंदूक अब उसके सिर पर थी। अब खत्म, उसने ट्रिगर दबाया। धाएं, गोली चली। मास्टरमाइंड वहीं गिर गया। खेल आखिरकार खत्म हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हवा की आवाज और दूर पुलिस सायरन। कविता धीरे धीरे पीछे मुड़ी और भागकर आरिफ के पास पहुंची। वो जमीन पर पड़ा था, सांसें धीमी लेकिन अभी भी जिंदा। आरिफ, उसकी आवाज टूट गई। उसने आंखें खोली और हल्का सा मुस्कुराया, तुम जीत गई। कविता रो पड़ी, हम जीत गए। आरिफ ने धीरे से कहा, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। नहीं, कविता ने उसका हाथ पकड़ा, तुम जाओगे नहीं। दूर से पुलिस की गाड़ियां आ रही थीं। लेकिन उस पल कविता के लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, आरिफ और उसकी सांस, जो धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। कहानी अब अपने अंत के बिल्कुल करीब थी। रेलवे यार्ड में अब सब शांत था। जहां कुछ मिनट पहले गोलियों की आवाज गूंज रही थी, वहां अब सिर्फ सायरन की आवाज और ठंडी हवा चल रही थी। जमीन पर पड़े थे कई लोग, कुछ दुश्मन, कुछ अपने, और उन सबके बीच कविता बैठी थी। उसकी गोद में आरिफ का सिर था। उसके हाथ खून से सने हुए थे, लेकिन वो उन्हें साफ करने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। उसकी नज़र सिर्फ एक चीज पर थी, आरिफ की सांस। धीमी, बहुत धीमी। आरिफ, आंखें खोलो। उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं। तुमने वादा किया था, याद है? उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तुमने कहा था हम फिर से शुरू करेंगे। कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर आरिफ की उंगलियां हल्की सी हिलीं। कविता का दिल जोर से धड़का। आरिफ, उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। कमजोर लेकिन जिंदा। तुम रो रही हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कविता रोते रोते हंस पड़ी, पागल हो क्या? आरिफ ने मुश्किल से कहा, तो फिर मुस्कुराओ। कविता ने उसकी बात मान ली, आंसू के बीच एक छोटी सी मुस्कान। अब ठीक है, आरिफ बोला। उसकी आवाज बहुत धीमी हो चुकी थी। कविता, हाँ, अगर मैं। उसकी सांस अटक गई। चुप। कविता ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, कुछ मत बोलो। लेकिन आरिफ ने सिर हिलाया, नहीं, ये जरूरी है। उसने उसकी आंखों में देखा, और प्यार भी। मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन एक चीज सही थी, तुम। कविता की आंखों से आंसू बहते रहे। तुमने मुझे इंसान बनाया, उसने कहा। उसकी सांसें और धीमी हो गईं। और अब तुम्हें जीना होगा मेरे लिए। कविता ने सिर हिलाया, हम दोनों जिएंगे। आरिफ ने हल्की सी मुस्कान दी और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। आरिफ, कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। आरिफ, उसकी आवाज टूट गई, लेकिन इस बार वो नहीं जागा। कविता की दुनिया एक बार फिर टूट गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ घंटों बाद सब कुछ बदल गया। 3 महीने बाद भैरवपुर गांव। वही कच्चे रास्ते, वही पेड़, वही मंदिर की घंटियां। लेकिन अब वहां एक नया माहौल था, शांति। गांव के लोग अब पहले से ज्यादा एकजुट थे। डर खत्म हो चुका था, और उस बदलाव के पीछे एक नाम था, कविता। हाँ, वही साधारण लड़की जो अब एक नई पहचान बन चुकी थी। उसने पूरे नेटवर्क का सच सामने लाया।
कई लोगों को बचाया और खुद सब कुछ खो दिया। वो अब गांव में रहती थी, लेकिन पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं, बल्कि एक गहराई थी। वो अक्सर उस मंदिर के पास बैठती थी, जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। आज भी वो वहीं बैठी थी। हवा चल रही थी और उसके हाथ में एक छोटा सा लॉकेट था। उसमें आरिफ की तस्वीर थी। तुमने कहा था मुस्कुराना, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। मैं कोशिश कर रही हूँ। तभी पीछे से एक आवाज आई, कविता। वो मुड़ी। एक पुलिस जीप खड़ी थी। उसमें से अर्जुन उतरा। नई खबर है, उसने कहा। कविता ने उसकी तरफ देखा। क्या? अर्जुन ने धीरे से कहा, हमें एक नया इनपुट मिला है। क्या? अर्जुन की आंखों में गंभीरता थी। उस नेटवर्क का एक हिस्सा अब भी एक्टिव है। कविता कुछ सेकंड चुप रही। फिर उसने धीरे से मुस्कुराया। तो काम अभी खत्म नहीं हुआ? अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं। कविता खड़ी हो गई। उसने आखिरी बार मंदिर की तरफ देखा, फिर लॉकेट को कसकर पकड़ा। चलते हैं। वो जीप की तरफ बढ़ी। लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कविता। वो रुक गई। उसका दिल जोर से धड़का। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, सिर्फ हवा। लेकिन उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई, जैसे उसने कुछ महसूस किया हो, कुछ जाना पहचाना। वो हल्का सा मुस्कुराई और बहुत धीरे से कहा, तुम कहीं गए नहीं, है ना? कोई जवाब नहीं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। एंडिंग ट्विस्ट। रात। एक अंधेरा कमरा। कंप्यूटर स्क्रीन जल रही थी। उस पर एक फाइल खुली थी, प्रोजेक्ट फेज 3, और उस स्क्रीन के सामने एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा छाया में था, लेकिन उसके हाथ में वही लॉकेट था जो कविता के पास था। उसने धीरे से कहा, गेम नेवर एंड्स, और जैसे ही वो थोड़ा आगे झुका, उसका चेहरा रोशनी में आया। कहानी यहीं खत्म नहीं, बल्कि फिर से शुरू हो गई, क्योंकि वो चेहरा आरिफ का था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आरिफ सच में जिंदा है, या ये सब एक नया खेल है? और अगर आप चाहते हैं इसका सीजन 2, तो अभी कमेंट करो पार्ट 2। सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।